ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी फिटर थ्योरी की आईटी फर्स्ट ईयर के लिए जो क्लासेस चल रही थी उसका पार्ट 24 सॉल्व करेंगे। जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा www.globalit.org। कैसे करना है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटी। जैसे ही सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट globalit.org के नाम से मिल जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर जो होम हमारे बारे में नई अपडेट एटी कोर्स से जो ऑप्शन है मोबाइल में जनरली आपको दिखाई नहीं देंगे, उसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने फोन में तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। फिर यहाँ से आपको आईटी कोर्स को सेलेक्ट कर लेना है। इसमें फिर कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें दूसरे नंबर पे फिटर थ्योरी लिखा होगा। आप फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लीजिएगा। नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, 2 ऑप्शन है फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। आप फर्स्ट ईयर किया, फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे, नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। नीचे को स्लाइड करेंगे और यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर पीडीएफ और यहाँ पे कई सारे पार्ट यहाँ पे अपलोड है। एक पार्ट में लगभग 50 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के साथ उसका आंसर उसके जस्ट नीचे दे दिया गया है, जिससे आपको मोबाइल फोन वगैरह में देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि क्या है। यह फिगर दे रखा है, बाकी फिगर मैंने अलग से ले रखा है आपको समझाने के लिए। आपके जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें यह फिगर दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा रखा है। ठीक है, यह क्वेश्चन नहीं आया था, आया था दूसरा क्वेश्चन, लेकिन यह ऑप्शन में था। क्योंकि हम लोग चारों ऑप्शन को भी सॉल्व करते हैं, इसीलिए यह फिगर मैंने दिखा करके आपको पहले भी बता रखा है। तो अब तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे चुके होंगे। चलिए देखिए, टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि। स्टड जब टूट जाता है किसी जगह पे तो स्टड को बाहर कैसे निकालते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यह जो है हमारा, इसको इजी आउट मेथड या फिर एक्सट्रैक्टर भी बोलते हैं। इजी आउट या फिर स्टड एक्सट्रैक्टर भी बोला जाता है। क्या? स्टड एक्सट्रैक्टर भी बोला जाता है, उसको निकालने वाला। इसमें क्या होता है, देखिए ये स्टड है। जब ये हमारे किसी सरफेस में हम लोग इसको स्टड को टाइट कर रहे हैं, स्टड टूट गया है। अब इसको बाहर कैसे निकालें, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टड के बीच में होल करते हैं। सेंटर में, स्टड के सेंटर पे क्या किया जाता है, होल, एनिलिंग करके। नॉर्मल तो होल होगा क्योंकि स्टड भी हमारा क्या होता है भाई, हार्ड मटेरियल का बना होता है ना, तो उसमें ड्रिल करना आसान नहीं होगा, इसलिए हम लोग एनिलिंग करते हैं। एनिलिंग करने से हमारा मटेरियल क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। जब वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तब उसमें फिर ड्रिल होल किया जाएगा। तो इसके सेंटर में लोग ड्रिल होल कर देते हैं। और ये देख रहे हैं आपका जो इजी आउट है, जिसे स्टड एक्सट्रैक्टर कहते हैं, इसमें स्पाइरल थ्रेड टाइप का कटा हुआ है और यह धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता जा रहा है। टेपर में, जैसे टेपर रिमर होता है ना, उस टाइप से इस पे भी स्पाइरल थ्रेड कटा होता है। तो जैसे हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे इस होल के अंदर, भाई स्टड के अंदर हमने होल कर दिया। लगभग जो स्टड का डाया है ना, उसका आधा डायामीटर का होल करते हैं इसमें। स्टड के व्यास का आधा व्यास इस होल का रहता है, उसके आधे व्यास के बराबर। ठीक है, वो भी इसके सेंटर में करते हैं। तो अब उसके बाद जब इसको उल्टा इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे तो यह पहले नीचे पतला होगा, जैसे जैसे यह ज्यादा बढ़ता जाएगा तो इसका चौड़ा वाला हिस्सा या कह लीजिए अधिक वाला डाया जब इसके संपर्क में आएगा तो उसमें टाइट हो जाएगा। जब टाइट हो जाएगा फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे आप रिंच की मदद से, तब यह इसको खोल करके बाहर निकाल देगा। तो यह इजी आउट मेथड यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। प्रिक पंच कौन सा है, तो यह वाला जो फिगर आपको दिख रहा है प्रिक पंच वाला है। प्रिक पंच वाला हम यूज करते हैं जब स्टड हमारा सतह के बहुत ज्यादा नजदीक टूट जाए। देखिए स्टड सतह से ऊपर टूटा हुआ था, यहाँ दिखा रहा है कि जो स्टड है वो बिल्कुल सतह के बराबर बिल्कुल नजदीक टूट गया है। तब इसे कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पंच लेते हैं, हैमर लेते हैं। पंच लगा के हल्का हल्का एंटी क्लॉकवाइज में हैमर से चोट लगाते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घूमता जाता है और फिर ये बाहर को खुल करके निकल जाता है। तो यह प्रिक पंच वाला मेथड हो गया जब हमारा जो स्टड है वो सतह के नजदीक टूटा हुआ हो। ठीक है, मेकिंग ड्रिल होल बना करके, तो यह वाला जो फिगर है ये ड्रिल होल बना करके कि स्टड को ड्रिल होल करेंगे। मतलब जब स्टड में क्या करेंगे, हम होल करेंगे, वो भी होल कितना करेंगे इस स्टड में, तो जो इसका माइनर डाया होता है, कह लीजिए जो हमारा ये स्टड है, स्टड का माइनर और मेजर डाया होगा। स्टड पे थ्रेड कटी होती है ना, स्टड हमारा क्या है, जैसे हमारा बोल्ट होता है वैसे स्टड होता है। बस फर्क क्या है कि स्टड में दोनों साइड थ्रेड होता है। बोल्ट में एक साइड हेड होता है और एक साइड थ्रेड कटी होती है, लेकिन स्टड में दोनों साइड थ्रेड कटा होता है। तो जब यह यहाँ पे हमारा टूट गया स्टड, तो हम क्या करेंगे, जो इसका मेजर डाया, जानते हैं ना कोई भी स्टड होगा जो थ्रेड कटा होगा तो इस तरह से थ्रेड कटा होता है। तो जो माइनर डाया होता है वो यहाँ से यहाँ तक होता है ना, जहां से थ्रेड इसका स्टार्ट होता है, और यह इसका माइनर डाया होता है और यह मेजर डाया। तो हम लोग माइनर डाया के बराबर होल करते हैं। इससे क्या होगा कि जब ड्रिल होल इसमें करेंगे आप स्टड में, तो माइनर डाया वाला जब आप यह हिस्सा ड्रिल करेंगे तो यह टूट करके चिप्स के बाहर में निकल जाएगा। तो जो थ्रेड आपका बचेगा वो चिप्स के रूप में आप इस ड्राइवर की मदद से बाहर निकाल लीजिए, दोबारा इसमें टैप चला दीजिए तो वह चिप्स भी जड़ करके निकल जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसका जो माइनर डाया होता है, इसे कोर डायामीटर भी कह सकते हैं। स्टड के कोर डायामीटर के बराबर या माइनर डायामीटर के बराबर ड्रिल करते हैं, जिससे कि हमारा जो स्टड है वो चिप्स के रूप में टूट करके कट करके बाहर निकल जाता है। तो एक तरीका ये भी होता है। अब लास्ट वाला जो यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच,
तो ये जो फिगर आपको दिखाया गया है ये यूजिन स्क्वायर टेपर पंच है। इसमें जो होता है हमारा ना स्टड में देखिए यूजिन स्क्वायर टेपर पंच, स्क्वायर आकृति है और आगे का हिस्सा टेपर में है, इसीलिए कह रहा है स्क्वायर टेपर पंच कि आगे का हिस्सा कैसे है, टेपर में है। तो इसमें भी जो स्टड में होल किया जाता है ना, तो यह जो डाया होता है किसका, होल का, जो स्टड का जो डायामीटर होता है ना उसका आधा रहेगा। इसमें जो होल किया जाएगा उसका व्यास कितना होगा, तो स्टड के व्यास का आधा रहेगा हमारा होल का व्यास। और उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, इस जो हमारा स्क्वायर टेपर है यहाँ पे, इसको हम लोग इसमें ठोकेंगे तो आगे का हिस्सा टेपर है तो जाकर के एक बार जाम हो जाएगा। जब जाम हो जाएगा फिर इंच की मदद से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और उसके साथ खुलकर के स्टड बाहर आ जाएगा। तो ये 4 मेथड थे हमारे स्टड को बाहर निकालने के। और जो फिगर में दिया हुआ था यह कौन सा, यह इजी आउट मेथड है या फिर इसको स्टड एक्सट्रैक्टर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है मशीन टूल्स के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है। मशीन टूल्स का मतलब होता है मशीनों के लिए, कि कोई भी मशीन है, जैसे आपने सुना होगा भाई लेथ मशीन है, ड्रिल मशीन है, सबके जब बेस की बात की जाती है, उसके आधार की बात की जाती है, उसके लेग की बात की जाती है, तो फिर हमेशा हम बात करते हैं कि वह ग्रे कास्ट आयरन का बना होगा। तो वही चीज पूछ रहा है कि मशीन टूल्स आयरन ज्यादातर हम ग्रे कास्ट आयरन के बनाते क्यों है, बना हो गए तो ठीक है, लेकिन उसका बनाया क्यों जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने जब आपका फेरस मेटल वाला जब चैप्टर हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ग्रे कास्ट आयरन होता है उसकी फ्लूइडिटी अच्छी होती है। फ्लूइडिटी का मतलब है कि उसका बहाव, वो पिघलने के बाद उसका बहाव अच्छा है, इस तरह से उसको ढालना आसान होता है। कहीं भी किसी भी सांचे में डालेंगे वो अच्छी तरीके से बह करके उसमें फैल जाएगा कोने कोने तक और उसको ढालना आसान होगा, फ्लूइडिटी अच्छी होने की वजह से। दूसरा उसकी मसनिबिलिटी आसान है क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है। ग्रे कास्ट आयरन बाकी के व्हाइट कास्ट आयरन सबकी अपेक्षा थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो इसका क्या है, मसनिबिलिटी आसान, मतलब आसानी से इसकी मशीनिंग की जा सकती है, इसको काटा और घिसा जा सकता है आसानी से, और इसकी वेल्डिंग भी की जा सकती है किसी ग्रे कास्ट आयरन की। प्लस जो सबसे मेन रीजन मशीन टूल्स बनाने का कि इसमें जो होता है वाइब्रेशन को कम करने की क्षमता होती है। कहने का मतलब जो मशीन चलेगी तो वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, तो उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है, तो हमें उतना वाइब्रेशन महसूस नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ पे पूछ रहा था कि मशीन टूल्स हम ज्यादातर क्यों यूज करते हैं, तो रिड्यूस वाइब्रेशन को, कंपन को कम करे, ठीक है। बाकी रैपिड कूलिंग देखिए, इसे तेजी से ठंडा होने से कोई मतलब नहीं है, तेजी से ठंडा करेंगे तो हमारा मार्टेनसाइट में बदल जाएगा, वो हमारा एक हार्ड मटेरियल होता है, तो ग्रे कास्ट आयरन से कोई मतलब नहीं रह जाएगा रैपिड कूलिंग का। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं, ऐसा नहीं है जो ग्रे कास्ट आयरन होता है उसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है, ठीक है। बाकी वेरी डिफिकल्ट टू मशीनिंग, मैंने अभी आपको बताया कि ग्रे कास्ट आयरन की मशीनिंग करना आसान है, जबकि यहाँ पे लिखा कि बहुत कठिन है, तो यह गलत बात है। ग्रे कास्ट आयरन की मशीनिंग आसान होती है, जो व्हाइट कास्ट आयरन होता है उसके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है M20 × 1.5 के लिए टैप ड्रिल साइज क्या है। टैप ड्रिल साइज का फार्मूला आप लोगों को पहले भी मैं करा चुका हूं कि टैप ड्रिल साइज कहने का मतलब अगर हमें किसी भी होल में थ्रेड काटना है तो उस होल का साइज कितना होना चाहिए। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि इसमें 20 mm का थ्रेड काट दीजिए, भाई 20 mm का थ्रेड काटने का मतलब पहले आपको होल करना पड़ेगा तब तो थ्रेड काटोगे, तो आपको थ्रेड बनाने के बाद 20 mm का होना चाहिए, तो आप होल कितना का करोगे कि वो 20 mm का थ्रेड तैयार हो जाए, यह यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो टैप ड्रिल साइज बराबर होता है टैप साइज, क्या होता है, टैप साइज -2 × d। d क्या होती है, थ्रेड की गहराई होती है। d क्या है हमारा, d जो है थ्रेड की गहराई है, क्या है, थ्रेड की गहराई है, डेप्थ है, ठीक है। जो टैप ड्रिल साइज होता है और टैप साइज होता है, ठीक है। तो जो टैप ड्रिल साइज होता है ये हमारा माइनर डायामीटर होता है, जो आप लोग स्क्रू वगैरह पढ़ते हो ना तो उस पे मेजर डाया माइनर डाया होता है, तो ये माइनर डाया होता है, क्या होता है, माइनर डाया। और जो टैप साइज होता है ये हमारा मेजर डाया होता है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए जो यहाँ पे M20 दे रखा है ना, इसमें भी M का मतलब होता है मीट्रिक थ्रेड से। किससे मतलब है M का, मीट्रिक थ्रेड से मतलब है, मीट्रिक थ्रेड। जबकि वहीं पे बात किया जाए 20, ये जो 20 है ना यह मेजर डाया को बताता है, किसको बताता है, टैप साइज कह लीजिए या मेजर डाया या टैप साइज को बताता है। जो ये 1.5 होता है ये हमारा पिच को बताता है, किसको बताता है, पिच को बताता है, ठीक है। ये फार्मूला क्लियर हुआ। एक लाइन और इस फार्मूला में बढ़ेगा, टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू टैप साइज या कह लीजिए मेजर डाया -2 × d की वैल्यू, गहराई मतलब थ्रेड की गहराई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.61 × p। यह किसका फार्मूला है, ये d इक्वल टू हो गया, d बराबर क्या हो गया हमारा, गहराई बराबर थ्रेड की गहराई निकालने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। वो भी किसका, जब मीट्रिक की बात करें, अगर यहीं पे पूछ देता किसका, यहीं पे हमसे पूछ देता ब्रिटिश का, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बोला है तो हम समझ जाएंगे मीट्रिक की बात हो रही है। ब्रिटिश होगा तो ब्रिटिश बोलेगा कि अगर वो ब्रिटिश में पूछेगा इंच में, मतलब mm में दिया है तो यही वाला फार्मूला, इंच की बात करेगा, ब्रिटिश की बात करेगा, तब हमारा क्या होगा,
तब यहाँ पे जो थ्रेड के बाकी फार्मूला सेम रहेगा, बस थ्रेड की गहराई है ना जो यहाँ पे 0.61 ले रहे हैं, इसकी जगह ब्रिटिश के लिए क्या करेंगे, अगर ब्रिटिश होगा तो डी बराबर 0.64 ले लेंगे इंटू पी। ठीक है, पूरा जो होता है जैसे 0.6 तो नहीं 4 अंक होता है, लेकिन हम 2 ही अंक लेकर के साथ सॉल्व कर लेते हैं। 4 अंक में क्या है 0.6134 है। ठीक है, और वैसे ये 0.6403 है, लेकिन सॉल्व करने के लिए हम 2 ही अंक लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया, अगर ब्रिटिश में होता तो वह यूज करते, क्योंकि मीट्रिक में तो इसलिए डी का वैल्यू हमने यह रख लिया, अगर ब्रिटिश में होता तो डी की जगह पे वो वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते, दोनों काम बन जाता। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए टैप साइज है, टैप साइज कितना है तो हमें मालूम है, टैप साइज को मेजर डाया कहते हैं। मेजर डाई यहाँ पे कितना दे रखा है 20 दे रखा है, 20 माइनस 2 इंटू 0.61 इंटू पी, पिच कितना है 1.5 है, 1.5 हमने रख लिया। ठीक है, 20 माइनस देखिए 1.5 दूना 3 हो जाएगा, 3 इंटू 0.61 और फिर से कर लीजिए 20 माइनस, अब इसका गुणा कर लीजिए कि 3 एकम 3, 3 छक 18, कितने अंक पे 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव ले लिया हमने। इसको घटाएंगे 20 में से कितना जाएगा 1.83 जाएगा, दशमलव आगे लिखेंगे, इसके दशमलव आगे 0 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 8 गया 1 दशमलव, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे बचा हमारे पास क्या 1 बचा, 18.17 क्या आ गया हमारे पास 18.17 आ गया। लेकिन ऑप्शन में देख रहे हैं कोई है क्या इसके करीब, 20 है, 17 है, 19 है, सबसे करीब देखा जाए या किसके है तो 18.17 जो है 18.5 के लगभग करीब है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट वाला आंसर क्यों नहीं आ रहा है, इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो इसके लिए देखिए जो टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए हमारे पास 2 फार्मूले और है। सबसे एक्यूरेट जो साइज निकालता है टैप ड्रिल साइज का वो यही फार्मूला है, टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू टीएस माइनस 2डी, सबसे एक्यूरेट के लिए यही फार्मूला है। ठीक है, लेकिन अगर हमें एक्यूरेसी पे ध्यान ना देना हो, किस पे ध्यान ना देना हो, जब हमें एक्यूरेसी पे ध्यान ना देना हो, एक्यूरेसी की जरूरत ना हो या ध्यान ना देना हो, ठीक है, उस केस में जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं TDS टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू टैप साइज माइनस पी, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। या फिर एक थंब रूल वाला भी कभी कभी पूछ लेता है कि थंब रूल वाला टैप ड्रिल साइज निकालने का थंब रूल फार्मूला कौन सा है, तो टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू टैप साइज इंटू 0.8, क्या होगा 0.8। ठीक है, तो यह फार्मूला भी, यह दोनों भी याद रखिए, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो टैप साइज उसमें 0.8 का गुणा कर लीजिए, थंब रूल के द्वारा निकल जाएगा। और जहां एक्यूरेसी की ज्यादा जरूरत नहीं तो ये भी कर सकते हैं कि टीडीएस के लिए क्या टैप साइज माइनस पिच। तो यहाँ देखिए टैप साइज क्या था, टैप साइज मतलब मेजर डाया, अगर इस वाले फार्मूले में रखा जाए तो क्या हो जाता है टैप साइज मतलब मेजर डाया, मेजर डाया कितना है, मेजर डाया यहाँ पे 20 है, 20 रख लिया हमने, माइनस पी, पी मतलब पिच, पिच कितना है 1.5 है, तो 20 में से जब आप 1.5 निकाल देंगे तो क्या बचेगा आपके पास 18, 19, 20, 18.5 बचेगा। तब देखिए ये वाला आंसर मैच कर जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन में इसने सॉल्व किया है वो इस फॉर्मूले पर सॉल्व किया, टीडीएस बराबर टैप साइज माइनस पिच। ठीक है, मेन फार्मूला यही है, देखिए इससे भी सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसके जो करीब रहेगा उसको सही कर लेंगे। और यह जो है जब ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं हो तब इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है 16 mm रिमर के लिए ड्रिल छेद का साइज क्या है, ड्रिल साइज पूछ रहा है, ड्रिल होल साइज कितना, 16 mm रिमर की बात कर रहा है। ठीक है, ड्रिल साइज की बात कर रहा है ना, देखिए ड्रिल साइज बराबर क्या है 16 mm का रीमर है, तो देखिए फार्मूला इसका होता है रीमर का ड्रिल साइज बराबर रीमर का साइज माइनस ब्रैकेट में रीमर का अंडर साइज प्लस ड्रिल का ओवर साइज, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रीमर का अंडर साइज, देखिए रीमर का साइज कितना है, तो कह रहा है 16 mm का रीमर, अगर हमें रीमिंग करना है किसी होल में, रीमिंग क्यों किया जाता है, होल को फिनिश करने के लिए। तो अगर 16 mm की रीमर के द्वारा किसी होल की हमें फिनिशिंग करनी है तो वहां पे जो होल बनाएंगे उसका साइज क्या होना चाहिए, तो रीमर के साइज से होल का साइज थोड़ा सा कम रहेगा तभी तो रीमर उसमें फिनिशिंग कर पाएगा। पता चला होल का साइज रीमर के साइज से बड़ा है तो उसमें रीमर फ्री घूमेगा, वो फिनिशिंग क्या करेगा, उसको मटेरियल काटने के लिए चाहिए तभी तो फिनिशिंग करेगा। तो यहाँ पे रीमर का साइज क्या होना चाहिए, ड्रिल का साइज होना चाहिए रीमर के साइज से थोड़ा सा कम होना चाहिए, इसीलिए जो रीमर का साइज ले लेंगे हम 16 और इसमें से माइनस
रीमर का अंडर साइज प्लस ड्रिल का ओवर साइज। देखिए ड्रिल का ओवर साइज क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ड्रिल का ओवर साइज 0.05 होता है, यह फिक्स है, चाहे रीमर का साइज कुछ भी हो। ड्रिल का जो ओवर साइज होता है वो फिक्स है 0.05 mm। कोई भी आप ड्रिल का साइज यूज कर लीजिए, जिस ड्रिल से आप होल करोगे ना, जो ड्रिल का साइज होगा हमेशा उससे ड्रिल द्वारा तैयार किया गया होल उस ड्रिल के साइज से 0.05 mm बड़ा बनता है, इसीलिए उसको ड्रिल का ओवर साइज बोला जाता है। ठीक है, तो ड्रिल का ओवर साइज हमेशा ये रहेगा 0.05 mm। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ रीमर का साइज दिया है, ड्रिल का ओवर साइज तो दिया नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रिल का ओवर साइज क्या होता है, 0.05 mm होता है। हम जिस भी ड्रिल से होल करते हैं हमेशा जो होल तैयार होता है उस ड्रिल के साइज से 0.05 mm बड़ा तैयार होता है। प्लस रीमर का अंडर साइज के लिए, तो उसके लिए एक आपको यह टेबल याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? टेबल याद रखना पड़ेगा कि रीमर के अंडर साइज क्या होता है। रीमर का साइज और एक टेबल में रीमर का अंडर साइज। ठीक है, देखिए रीमर का साइज क्या है, अगर रीमर का साइज 5 से कम है, क्या है 5 से कम है, तो रीमर का अंडर साइज जो लिया जाता है वो 0.1 से 0.2 के बीच ले लेते हैं। अगर वही रीमर का साइज क्या है 5 से 20 के बीच में है, कितना 5 से 20 के बीच में है, तब यह 0.2 से 0.3 ले लेते हैं। और वहीं पे क्या 21 से 50 के बीच हो तो 0.3 से 0.5 ले लेते हैं। और वहीं पे क्या हो 50 से ऊपर हो, अगर 50 से ऊपर का रीमर का कोई साइज लिया जा रहा है तब उसके लिए हम लोग 0.5 से 1 के बीच में जो है ले लेते हैं रीमर का अंडर साइज। यहाँ पे कितना है, तो रीमर का साइज 16 है। 16 किसके बीच में आएगा, तो 16 5 से 20 के बीच में, 5 से 20 के बीच में 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे रीमर का अंडर साइज कितना होना चाहिए 0.2 से 0.3। अगर ये टेबल याद रहेगा और ड्रिल का ओवर साइज, ये दोनों चीजें आपको याद रहेगी तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ड्रिल का ओवर साइज तो आसान है, कोई भी साइज हो हमेशा यही रहना है, मेन आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा। इस टेबल के बिना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो और आपके एग्जाम में जल्दी देता भी नहीं। कई बार होता है कि रीमर का अंडर साइज और ड्रिल का ओवर साइज खुद लिखा रहता है, तब तो आसान हो जाता, बट जब नहीं दिया होगा तो उसके लिए टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो हम देख रहे हैं 5 से 20 वाले में 0.2 से 0.3 है, तो 0.2 वाला ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया 16 माइनस, पहले इसको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 0.25। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो 15.75 घटा कर देख लीजिएगा इतना mm आ जाएगा, कितना 15.75। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे एक ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन दिखाया गया है, जो हैंड ड्रिल मशीन होता है ना, हैंड ड्रिल के समान ही, हैंड ड्रिलिंग मशीन के समान ही ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन भी होती है, ये ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन ही है। तो ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन क्यों कहते हैं, क्योंकि हैंड ड्रिलिंग मशीन में यहाँ पे हैंडल होता है जिसको हाथ से हम लोग प्रेशर देते हैं होल्ड करने, क्योंकि भाई गहराई में जाएगा कैसे, जब आप दबाओगे प्रेशर दोगे तब तो यहाँ हैंडल रहता है जिसको पकड़ करके हम लोग दबाते हैं और इस हैंडल को घुमाते हैं तो यह ड्रिल चक यहाँ पे घूमता है और ड्रिल करता है। लेकिन ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है, हैंडल की जगह पे एक अर्धवृत्ताकार प्लेट लगी होती है जो यहाँ पे लगा हुआ है। इस प्लेट को ब्रेस्ट प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्लेट को, ब्रेस्ट प्लेट बोलते हैं। ब्रेस्ट का मतलब छाती से होता है, तो इसलिए इसको ब्रेस्ट प्लेट बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसको और इस मशीन के द्वारा जब हम ड्रिल करेंगे तो हैंड ड्रिलिंग मशीन में हाथ के द्वारा प्रेशर दे रहे थे, यहाँ पे क्या करते हैं जो वर्कर होते हैं वो अपने ब्रेस्ट के द्वारा, अपने छाती के द्वारा उसको इस प्लेट पे रख लेते हैं और उससे प्रेशर देते हैं, उससे दबाते हैं, इसीलिए इसको ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। तो और यह ब्रेस्ट प्लेट कहलाती है, इसी पे अपने छाती को रख करके इससे दबाया जाता है जिससे कि यह ड्रिल मशीन पे प्रेशर पड़े और ड्रिल हो सके। और यह जो हैंडल है आपका जिसको घुमाया जाता है, ये आपको दिख रहा होगा, हमारा क्या हो गया हैंडल हो गया, यह हमारा चक हो गया, चक में हम लोग ड्रिल बीट को पकड़ते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए जो छोटा गियर, कभी भी मैंने बताया कि कई सारे गियर, तो उसमें जो सबसे छोटा गियर होता है, छोटे गियर को पिनियन बोला जाता है और जो बड़े होते हैं वो नॉर्मल गियर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए सबसे छोटा कौन सा, यहाँ पे इसी को पूछ भी रखा है एक्स के रूप में, कि यही पूछ रखा है ना, इसको क्या कहते हैं, तो ये सबसे छोटा गियर है, यह दोनों बड़े गियर है। तो यह दोनों जो गियर है ना, यह किस लिए है, तो यह दोनों जो गियर है वो स्पीड बढ़ाने वाले गियर है। यह दोनों क्या बिवेल गियर है, लेकिन स्पीड बढ़ाने के लिए क्या है हमारे बिवेल गियर है, क्योंकि तिरछे दांते हैं, ये बिवेल गियर हो गया। उसके अलावा यह जो गियर है सबसे छोटा है, इसलिए छोटे गियर को पिनियन बोला जाता है। तो यह दोनों बिवेल गियर हो गए स्पीड बढ़ाने के लिए, और ये जो छोटा वाला गियर है तो छोटे गियर को पिनियन बोलते हैं, तो बिवेल पिनियन कहलाएगा। जैसे बिवेल गियर कह रहा था, तो जो यह पूछ रखा था, तो यह क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे बिवेल पिनियन, क्या हो जाएगा, यह कहलाएगा हमारा बिवेल पिनियन। ठीक है, बाकी यह जो यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर टाइप का बना हुआ है, यह हमारा फ्रेमवर्क होता है। क्या होता है,
सेव वर्क होता है। ठीक है, और यहाँ पे यह जो है ये लॉकिंग स्क्रू है जो ब्लैक डॉट टाइप का दिख रहा है आपको, लॉकिंग स्क्रू है। और यहाँ पे जो दोनों दिख रहे हैं डॉट डॉट ना, ये गियर स्पिंडल है हमारे। तो चलिए ये चीजें हो गई हमारे पास। तो आपको बाकी सारे दिख रहे होंगे। यहाँ पे पूछा कौन सा था, इसको पूछा था या क्या, बेवल पिनियन है। ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाएगा, बेवल पिनियन। सारे पार्ट क्लियर हुए होंगे। यह जो होता है हमारा जनरली 6 से 12 mm तक का ड्रिल साइज वगैरह करने के लिए यूज करते हैं इसको। चलिए अगला है क्वेश्चन, 5-10 mm की रिमिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद का साइज क्या है। देखिए फिर वही पूछ दिया उसी टाइप का क्वेश्चन, कौन सा रिम ड्रिल साइज पूछ रहा है। जो अभी मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया था, ड्रिल साइज बराबर क्या बताया था आपको कि ड्रिल साइज इज इक्वल टू रीमर का साइज, रीमर का साइज माइनस ब्रैकेट में रीमर का अंडर साइज, रीमर का अंडर साइज प्लस ड्रिल का ओवर साइज, प्लस ड्रिल का ओवर साइज। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं भाई रीमर का साइज क्या दिया हुआ है। रीमर का साइज दिया 5-10 mm, 10 रख लेंगे, माइनस फिर क्या है हमारे पास रीमर का अंडर साइज, ब्रैकेट में जाएंगे, रीमर का अंडर साइज कितना होगा। तो देखिए 10 mm वाला रीमर है ना, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अभी हमने पीछे देखा था, पीछे वाले में टेबल मैंने बनाया था 10 mm किस में आएगा, तो वो अभी 5 से 20 वाले में ही आएगा। 10 किस में आएगा, 5 से 20 के बीच में ही 10 आएगा। उसके लिए हम लोग 0.2 ले लेंगे रीमर का अंडर साइज। चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 0.2। और ड्रिल का ओवर साइज मैंने बताया था, ड्रिल का ओवर साइज कोई भी साइज हो रीमर का हमेशा वह 0.05 mm रहता है। ठीक है, अब 10 माइनस, अब यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे, 0.25 हो जाएगा, 0.25। अब यह इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 9.75 mm। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा 9.75 mm। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है हैंड रिमर में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पे हैंड रिमर दिखा रखा है और इसमें एक्स से चिन्हित इस वाले का पूछ रखा है। देखिए यहाँ पे ये जो टेपर वाला हिस्सा है ना, यह जो कटाई काम करता है इसको हम लोग टेपर लीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेपर लीड। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कटिंग और फिनिशिंग करना। क्या करना, कटिंग और फिनिशिंग करने के लिए जो भी होल होगा उसमें कटिंग और फिनिशिंग का काम यही करता है कौन, टेपर लीड। और जो आगे है यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा, यह भी यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा टेपर में है। एक ये बड़ा टेपर हो गया और ये आगे थोड़ा सा छोटा टेपर। तो ये जो आगे वाला थोड़ा सा छोटा टेपर है ना, इस आगे वाले टेपर को हम लोग क्या कहते हैं, बीवेल लीड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीवेल लीड कहते हैं। इसका काम क्या होता है, तो होल के अंदर रीमर को प्रवेश करने में सहायता प्रदान करता है। होल के अंदर रीमर सही से सेंटर में प्रवेश कर सके उसके लिए बीवेल लीड, क्योंकि थोड़ा थोड़ा यहाँ से टेपर कर दिया गया जिससे कि होल में आसानी से चला जाए। तो बीवेल लीड क्या करता है, होल के अंदर प्रवेश करने में सहायता प्रदान करता है। होल के अंदर प्रवेश करने में सहायता। ठीक है, बीवेल लीड हो गया, टेपर लीड हो गया। अब होता है टेपर लीड एंगल। देखिए लास्ट दिया ना, टेपर लीड एंगल क्या है, तो देखिए ये जो रीमर का एक्सिस है, रीमर का एक्सिस दिख रहा है आपको ना, तो रीमर का एक्सिस यही है हमारा रीमर का एक्सिस। और टेपर लीड यह थी, तो टेपर लीड और रीमर का एक्सिस जैसे सीधा यहाँ पे उस रीमर के एक्सिस को यहाँ खींच दिया गया। और ये जो टेपर लीड था, तो टेपर लीड और रीमर के एक्सिस के बीच जो एंगल बनता है ना, यही एंगल हमारा क्या कहता है, टेपर लीड एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, टेपर लीड एंगल। अब क्वेश्चन में इसी को पूछा भी था, टेपर लीड और रीमर के एक्सिस के बीच जो एंगल बन रहा है तो टेपर लीड एंगल हो जाएगा। ठीक है, बीवेल लीड एंगल भी होता है, वो कौन सा होता है, सीधा जो बीवेल लीड है, तो बीवेल लीड से सीधा लाइन खींच लीजिए और यहाँ पे सीधा खींच लीजिए कौन सा, एक्सिस। तो बीवेल लीड और रीमर के एक्सिस के बीच जो एंगल बनेगा वो बीवेल लीड एंगल। बीवेल लीड और रीमर के एक्सिस के बीच का एंगल बीवेल लीड एंगल। टेपर लीड और रीमर के एक्सिस के बीच का एंगल टेपर लीड एंगल। तो यहाँ पे टेपर लीड एंगल हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक क्यों है। ये कह रहा है कि मान लीजिए हमने किसी ड्रिल से होल किया, लेकिन हमने जो होल बनाया ना, वो जो ड्रिल का साइज था उससे ज्यादा डायमीटर का होल बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो ड्रिल का साइज था, उसके मान लीजिए ड्रिल का साइज 18 mm था, जब हमने होल बनाया तो होल 20 mm का बन गया, 22 mm का बन गया। तो वही पूछ रहा है कि यह किस रीजन की वजह से जो ड्रिल का साइज से ओवर हमारा होल बन गया, वो क्या रीजन हो सकता है। कह रहा है फीड रेशियो इज मोर, मतलब फीड का अनुपात अधिक है, हम ज्यादा अधिक फीड दे रहे हैं, अधिक गहराई में जल्दी जल्दी कर रहे हैं, मतलब फीड अधिक दे रहे हैं। फीड अधिक देने पे क्या होगा, फीड अधिक देने पे हमारा ओवर हीट होगी ड्रिल। क्या होगी, ओवर हीट ड्रिल होगी, ओवर हीट ड्रिल होगी, या फिर छिद्र खुरदुरा बनेगा। ठीक है, रफ होल तैयार होगा,
रफ होल बनेगा। यह दो दिक्कत हो सकती है। या फिर कूलिंग इज इफेक्टिव, मतलब अगर शीतलन आप सही से नहीं कर पा रहे भाई, अगर कूलिंग सही से नहीं करेंगे उस केस में भी क्या होगा, आपका ड्रिल ओवर हीट होगी और एक तो फिर होल भी फिनिशिंग अच्छा नहीं तैयार होगा, रफ होल मिलेगा हमें और ड्रिल भी ओवर हीट होगी। इसका भी दोनों सेम हो जाएगा कि हमारा क्या होगा, ओवर हीट ड्रिल रहेगी प्लस रफ होल तैयार होगा। ठीक है। अगला है इनसफिशिएंट क्लियरेंस एंगल। अगर क्लियरेंस एंगल सही नहीं है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, क्लियरेंस एंगल सही नहीं होगा तो वह क्या होगा, जॉब की सरफेस से रगड़ खाएगा और ड्रिल को ओवर हीट करेगा। क्या करेगा, ड्रिल को ओवर हीट करेगा, गर्म करेगा। लास्ट बचा क्या, अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज की जो कटिंग एज है, जैसे मान लीजिए हमारे ड्रिल बीट है, ड्रिल बीट की कटिंग एज क्या है, एक साइड ज्यादा है और एक साइड कम है। ड्रिल की कटिंग एज क्या होनी चाहिए, हमारे पास जो ड्रिल है मान लीजिए एक साइड कटिंग एज इतना है और एक साइड इतना है, तो अब आप देखिए अगर नॉर्मली रहता तो ड्रिल का जो कटिंग है जितना इधर है इतना इधर भी रहता, दोनों साइड सेम होता तो हमारा जो होल तैयार होता वो क्या होता, इस साइज का तैयार होता। लेकिन एक साइड ड्रिल का जो कटिंग है इतना और एक साइड ज्यादा हो गया, इस वजह से क्या हो गया, यह तो इधर इतना ही काटा यहाँ तक काट दिया, तो जो यह इस साइज का होल बनना चाहिए था लेकिन बन कितने साइज का गया, इस साइज का, ओवर साइज का बन गया। किस वजह से, जो यह कटिंग एज की लंबाई थी यह असमान थी, एक साइड कम थी एक साइड ज्यादा थी, इस वजह से हमारा साइज क्या होता है, ओवर साइज बन जाता है। मतलब यहाँ पे वही हो गया कि ड्रिल की व्यास की तुलना में ड्रिल के छेद का आकार अधिक क्यों हुआ, अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक कोण क्या होता है। काउंटर सिंक कोण देखिए अलग अलग होता है। अगर आपके पास रिविट है, रिविट को कहीं लगाना तो उसके लिए काउंटर सिंक एंगल अलग रखा जाता है। कोई हमारे पास हेड वाला स्क्रू है उसके लिए या फिर लगाना हमें तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए अलग होगा। सेल्फ थ्रेड काटने वाला स्क्रू है उसके लिए काउंटर सिंक अलग रखा जाएगा। किसी होल में हमें थ्रेड काटना है और उसके किनारे की चैम्फरिंग करना है उसके लिए काउंटर सिंक का कोड अलग होगा, सबके लिए अलग होता है। ये चीज मैंने पहले बताई भी है, आज फिर से बता देता हूं आपको कि थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैम्फरिंग के लिए देखिए ये जो 75 डिग्री होता है ना, यह कहां यूज होता है, तो 75 डिग्री जब हमें रिविट के लिए काउंटर सिंक का कोण तैयार करना, किसके लिए, अगर रिविट के लिए काउंटर सिंकिंग करना है, किसके लिए, रिविट के लिए, रिविट के लिए अगर हमें काउंटर सिंकिंग करना है तो 75 डिग्री का काउंटर सिंकिंग कोण किया जाता है, काउंटर सिंकिंग का कोण 75 डिग्री रखा जाता है। और अगर वहीं पे सेल्फ थ्रेड वाला स्क्रू है, सेल्फ थ्रेड काटने वाला स्क्रू है, सेल्फ थ्रेड स्क्रू मतलब सेल्फ थ्रेड काटने वाला हमारे पास क्या है, स्क्रू है, तो उसके लिए अगर हमें काउंटर सिंकिंग करना है तो उसके लिए काउंटर सिंकिंग का कोण 80 डिग्री रखा जाएगा। और अगर वहीं पे क्या हो हमारे पास हेड वाले स्क्रू हो, हेड स्क्रू हो या फिर बर साफ करना हो, आपको रेसे साफ करना हो, क्या करना हो, बर साफ करना हो, बर साफ करना हो या फिर रेसे साफ करना हो, तो उसके लिए क्या होगा 90 डिग्री काउंटर सिंकिंग रखा जाएगा। 120 डिग्री कब रखेंगे, तो वही जब हमें किसी होल में क्या करना है, थ्रेड काटना है या फिर अन्य कोई मशीनिंग प्रक्रिया करना हो, अन्य मशीनिंग प्रक्रिया के लिए या अन्य प्रोसेस के लिए, अन्य प्रोसेस या अन्य मशीनिंग क्रियाओं के लिए भी 120 डिग्री रखा जाता है। जैसे कहीं पे क्या हुआ है, मैंने आपको बताया ना, कहीं पे होल बना हुआ है, उस होल के अंदर हमें थ्रेड काटना है तो थ्रेड काटने से पहले उस होल की चैम्फरिंग कर दी जाती है और उस चैम्फरिंग को करने के लिए जो काउंटर सिंकिंग का कोड रखा जाता है वह 120 डिग्री रखा जाता है। और वही क्वेश्चन में पूछा था कि थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक कोड कितना रखेंगे, 120 डिग्री रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहे इस थ्रेड का नाम क्या है। देखिए ये थ्रेड कैसा दिख रहा है, आपने आरी देखा है, आरी को सा बोलते हैं, जो लकड़ी काटने वाली आरी होती है। एक मेटल काटने वाली को हेक्सा बोलते हैं, मेटल काटने वाली जो आरी होती है उसको हेक्सा बोलते हैं, और लकड़ी काटने वाली जो आरी होती है उसको सिर्फ और सिर्फ सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखने में नहीं लग रहा है कि ये जो दांता बना हुआ जैसे लकड़ी काटने वाली आरी होती है उसकी दांते की तरह दिख रहा है, तो इसका नाम क्या है, सा टूथ थ्रेड। क्या हो जाएगा, सा टूथ थ्रेड। ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, इससे याद रहेगा कि सा टूथ मतलब जो आरी होती है लकड़ी काटने वाली उसके जैसे दांते दिखते हैं, इसलिए इसको सा टूथ थ्रेड बोलते हैं कि लकड़ी की आरी वाले जैसे थ्रेड कटे हुए हैं। ठीक है, यह थ्रेड है हमारा। और इसमें भी ये चीज हमें ध्यान देना होता है इसके एंगल का, कि जो अधिक भार सहन के, भाई ये थ्रेड कटा हुआ है स्क्रू पे, तो जो अधिक भार सहन करने वाला हिस्सा होता है ना, जो कि फ्लैंक है, ये दोनों फ्लैंक हो गए हमारे, तो वह जो फ्लैंक होता है, एक मिनट, तो जो फ्लैंक रहेगा हमारा ना वह लगभग देखिए ये थोड़ा टेपर होता है, यहाँ से अगर हम सीधी लाइन खींचेंगे तो 3 डिग्री का है इसके बीच में, और इसके बीच में यह जो टेपर है कितने का है, जो अधिक बार सहन करने वाला हिस्सा होता है 3 डिग्री का टेपर रहता है। दूसरे साइड जो फ्लैंक रहता है हमारा, देखिए इधर 3 डिग्री का हो गया, और दूसरे साइड जो हमारा एंगल बनता है
दूसरे फ्लैंक का। पहला फ्लैंक 3 डिग्री पे जो अधिक भार को सहन करता है, और दूसरा जो फ्लैंक बन गया इधर वाला वो 30 डिग्री पे होता है। ठीक है, इधर वाला 3 डिग्री पे और इधर वाला 2 फ्लैंक है, दोनों फ्लैंक, एक फ्लैंक 3 डिग्री पे टेपर रहता है, दूसरा फ्लैंक 30 डिग्री पे रहता है, इस थ्रेड का दोनों फ्लैंक। ठीक है, एक 3 डिग्री पे, एक 30 डिग्री पे। यह भी 30 जैसा दिख रहा है ना, इसको 3 डिग्री जाएगा, 3 डिग्री। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ। वी थ्रेड आपका, इसका जो एंगल रहता है वो 60 डिग्री रहता है वी थ्रेड का। जो हमारा बीएसडब्ल्यू, बीएसएफ है, बीएसपी है, जनरली वी थ्रेड टाइप के होते हैं। नॉर्मली वी थ्रेड का एंगल 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। बाकी इसके जो टाइप है उसको थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। बटरेस थ्रेड क्या है, तो बटरेस थ्रेड देखिए ये है हमारा, इसका एंगल जनरली एक बार सिंगल वाला जो पूछता है तो 45 डिग्री। एक हिस्सा जो होगा, जैसे देखिए एक 45 डिग्री पे था और एक साइड हमारा जो होता है ना, यह 90 85 डिग्री या 90 डिग्री एवं 45 डिग्री। देख रहे हैं इधर वाला जो है यह 45 डिग्री पे है, और यह वाला ऐसा देख रहे हैं, यह वाला जो है थ्रेड एंगल है कितना है, 90 डिग्री पे है। यह 90 डिग्री पे, कभी कभी 85 पे भी रहता है। तो इधर वाला जो है 90 डिग्री या 85 डिग्री पे, और एक फ्लैंक जो होगा हमारा 45 डिग्री पे रहता है। तो वो बटरेस थ्रेड होती है। इसका यूज किया जाता है भारी वजन, भारी वाले काम के लिए, जैसे कि लेग वाइज में बटरेस थ्रेड कटी होती है। उसके बाद आता है स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड हमारा नॉर्मल बेंच वाइस में होती है। नॉर्मल जो बेंच वाइस होती है ना, उस बेंच वाइस में हमारे स्क्वायर थ्रेड कटा होता है। उसका फिगर यह है, देख रहे हैं बेंच वाइस, इसका जो स्क्वायर थ्रेड है, इसके थ्रेड कैसे हैं, स्क्वायर में बने हुए हैं, मतलब इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसके सभी एंगल कितने हैं, 90 डिग्री है, वो स्क्वायर थ्रेड कहलाएगा। क्लियर है, ये कहा बेंच वाइस में, और बटरेस थ्रेड हमारा लेग वाइस में, बारी वाइस में यूज किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए ये थ्रेड वाला भी हम लोग पहले क्वेश्चन कर चुके हैं कि जो भाई सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, शिखर, और जो गहराई में जड़ का मतलब रूट हो गया। और ये जो हो गया, जो थ्रेड को जो मिला रहे हैं, क्रेस्ट और जो रूट को मिला रही है लाइनें, क्रेस्ट और रूट को ये जो लाइनें मिलाने वाली, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं। देखिए रूट क्या है, क्रेस्ट क्या है, पिच क्या है, तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक की जो सीधी दूरी होती है, यही हमारा क्या होता है, पिच होता है। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है वही हमारा पिच होता है। बाकी बचा हेलिक्स एंगल। तो हेलिक्स एंगल देखिए यहाँ पे जो यह पिच व्यास है ना, पिच व्यास पे आप क्या करेंगे, लंब डाल दीजिए। देखिए पिच व्यास पे हमने लंब डाल दिया, और यहाँ पे जो फ्लैंक के साथ जो एंगल बन गया, हेलिक्स हो गया, और पिच व्यास पे लंब डाल दिया हमने। तो हेलिक्स और पिच व्यास पे लंब डालने पे यह जो एंगल तैयार होता है, यही हमारा क्या है, हेलिक्स एंगल। यही हमसे पूछ भी रखा था, यह क्या है, पिच व्यास पे लंब डाल दीजिए और हेलिक्स के बीच जो कोण तैयार होता है, यह हेलिक्स एंगल होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिगर लेना भूल गया, जबकि मैंने सोचा था लेकिन भूल गया। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए इस तरह से बना होता है, मैं बना दे रहा हूँ आपका डाई स्टॉक में। देखिए एक डाई स्टॉक होता है ना, इस तरह से, इसके बीच में क्या रहता है, गोलाई में बना होता है जिसमें डाई को पकड़ते हैं, ये हमारा इस तरह से डाई स्टॉक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सेंटर में स्क्रू रहता है। कहाँ रहता है, एक सेंटर में स्क्रू रहता है और 2 साइड में स्क्रू रहते हैं, एक इधर और एक इधर। 2 साइड में स्क्रू, एक सेंटर में स्क्रू होता है। तो जो दोनों साइड वाले स्क्रू होते हैं ना, ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों साइड स्क्रू क्या है, साइड स्क्रू है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है डाई को पकड़ना। इनका काम क्या है, डाई को पकड़ना। साइड स्क्रू का क्या काम है, दोनों साइड स्क्रू डाई को पकड़ करके जकड़ करके रखते हैं। प्लस जो सेंटर स्क्रू है, तो ये जो बीच में है, यही हमारा क्या है, सेंटर स्क्रू है। क्या है, सेंटर स्क्रू है। इसका काम क्या होता है, तो देखिए जो हमारी स्प्लिट डाई होती है, आप लोगों को मालूम होगा, स्प्लिट डाई के बीच में ऐसे स्प्लिट होता है, थोड़ा कटा हुआ होता है, तो वो सेंटर स्क्रू के सीध में, या स्प्लिट वाला हिस्सा सेंटर स्क्रू के सीध में रहता है। कहाँ रहता है स्प्लिट वाला हिस्सा, स्प्लिट डाई जब इसमें हम पकड़ेंगे तो सेंटर स्क्रू के सीध में रहेगा। तो जब हम स्क्रू डाई को टाइट करेंगे तो क्या होगा, यह हमारा फैलेगा। भाई ये जो हमारी डाई है ये फैलेगी, क्योंकि स्क्रू इसके बीच में जाएगा। जब सेंटर स्क्रू को टाइट किया जाएगा तो डाई फैलेगी, मतलब साइज बढ़ेगा, और जब इसको हम लोग लूज करेंगे तो नजदीक आएगी। तो मतलब थ्रेड के गहराई को एडजस्ट किया जा सकता है। स्क्रू टाइट कर देंगे तो थ्रेड की गहराई कम होगी, लूज कर देंगे तो डाई नजदीक आ जाएगा, तो थ्रेड की गहराई अधिक बनेगी। तो सेंटर स्क्रू का काम वही है, किस लिए, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर, डाई को बाइट टू टाइटन, डाई को पकड़ के रखने के लिए साइड स्क्रू है, सेंटर स्क्रू कट की गहराई को एडजस्ट करने के लिए। अगले क्वेश्चन चलेंगे। मीट्रिक वी थ्रेड का सन्निहित कोण क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था, जो मीट्रिक वी थ्रेड होता है उसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। 45 डिग्री वाला कौन सा था, बटरेस थ्रेड। कौन सा था, बटरेस थ्रेड वाला था। 29 डिग्री किसका होता है, एकमी थ्रेड का होता है। किसका होता है, एकमी थ्रेड का एंगल जो होता है हमारा 29 डिग्री होता है, जबकि 47 नहीं 47.5 बीए थ्रेड का होता है। कितना, 47.5 होता है, बीए थ्रेड का 47 नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला कह रहा है ग्राइंडिंग व्हील की मानक अंकन प्रणाली में 46 क्या दर्शाता है। देखिए ये दे रखा है यहाँ पे कितने दे रखे हैं अंक, 1 अंक, 2, 3, 4, 5, 6 दिया, कहीं कहीं में 7 दिया होता है, जनरली पूरा 7 होता है, तो जिसमें 7 दिया होता है उसमें पहला और लास्ट वाला, मेन हमारे बीच के 5 ही है, पहला और लास्ट वाला मैन्युफैक्चरर के द्वारा अपना दिया हुआ कोड होता है। इसमें देखिए इसमें 7 ना देकर के 6 ही दिया हुआ है, तो पहले से कोई मतलब नहीं है, और 7 दिया होता तो लास्ट से भी मतलब नहीं होता, लेकिन 7 नहीं है 6 ही है, तो पहले से कोई मतलब नहीं है, जो बाकी बचे उनसे हमें मतलब होता है, उन्हीं का मतलब होता है। ठीक है, बाकी जो होते हैं पहला और लास्ट वाला जो रहता है वह मैन्युफैक्चरर का रहता है, जिसमें 7 हो, इसमें 6 ही अंक है, तो लास्ट है ही नहीं, तो इसलिए बस पहला छोड़ देंगे। तो ये जो हो गया, जब पहला यह किसको दिखाता है, तो यह बताता है टाइप ऑफ अब्रेसिव, कि जो अब्रेसिव पार्टिकल है वो कौन सा वाला, ए से एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला है या मतलब आपका सिलिकॉन कार्बाइड वाला कौन सा है, तो ये टाइप ऑफ अब्रेसिव को बताता है। ठीक है, वहीं पे दूसरा जो 46 है, जो हमारा क्या है 46 है, ये किसको बताता है, तो यह बताता है ग्रेन साइज को, जो ग्रेन साइज यूज किया गया है वो कौन सा साइज वाला है। उसके बाद फिर हमारा एच है, एच किसको बताता है, तो एच वाला जो है हमारा पहला दूसरा तीसरे पे आ गया ना, यह बताता है हमारा किसको, ग्रेड को, कि मजबूती कितनी है, कि जो हमने बॉन्ड यूज किया जाता है अब्रेसिव पार्टिकल को आपस में चिपका के रखने के लिए, तो जो अब्रेसिव पार्टिकल, जिस बॉन्ड के द्वारा हमने अब्रेसिव पार्टिकल को चिपका के रखा है, तो उस बॉन्ड की मजबूती कितनी है वो बताता है कौन, ग्रेड बताता है यह वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे जो 8 है, 8 क्या है हमारा, तो जो यहाँ पे 8 है यह हमारा क्या है, जो 8 है ना हमारा, यह स्ट्रक्चर को बताता है, किसको बताता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, मतलब कण नजदीक नजदीक है या दूर दूर है, यह यही बताता है, स्ट्रक्चर बताता है संरचना, कि हमारे जो अब्रेसिव पार्टिकल यूज किए गए हैं, तो वो ग्राइंडिंग व्हील में वो पार्टिकल नजदीक नजदीक है या दूर दूर है, उनकी संरचना कैसी है, ओपन है डेंस है, वह यही डिसाइड करता है। और जो वी है, जो लास्ट वाला हमारा बच गया, यह हमारा किसको बताता है, यही हमारा क्या है, विट्रीफाइड बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड है। ठीक है, टाइप ऑफ बॉन्ड, ये बॉन्ड को बताता है कि कौन सा, मतलब चिपकाने वाले जो कड़ों को चिपका के रखा गया उसके लिए कौन सा बॉन्ड यूज किया गया है, विट्रीफाइड बॉन्ड है, सेलेक्ट बॉन्ड है, रबर बॉन्ड है, रिजिनाइड बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड यूज हमने किया, ये टाइप ऑफ बॉन्ड को बताता है। यहाँ क्वेश्चन में किसको पूछा है, क्वेश्चन में 46 को पूछा है, 46 किसको दर्शा रहा है, 46 दर्शा रहा है ग्रेन साइज को, किसको, ग्रेन साइज को, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्रेड वाला किसको होता, तो जो एच है अगर उसको पूछता तो वह ग्रेड को दर्शाता, टाइप ऑफ बॉन्ड अगर वी को पूछता तो टाइप ऑफ बॉन्ड को दर्शाता, टाइप ऑफ अब्रेसिव अगर ए को पूछता तो टाइप ऑफ अब्रेसिव को दर्शाता। ठीक है, चलिए ये हमारा आज के लास्ट क्वेश्चन है। पूछा ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण क्या है, कि यह उपकरण जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन में यूज किया जाता है यह है क्या, तो यह हमारा क्या है, डायमंड ड्रेसर है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। डायमंड ड्रेसर, ड्रेसर का मतलब होता है जब ग्राइंडिंग व्हील में हमारे जो हमारे चिप्स हैं, जो जॉब के चिप्स अगर ग्राइंडिंग व्हील के दांतों के बीच में भर जाएं तो वो ग्राइंडिंग व्हील सही से कटाई नहीं करेगा, तो उन चिप्स को जो ग्राइंडिंग व्हील के दांतों के बीच में भर गए उन चिप्स को बाहर निकालने के लिए उस ग्राइंडिंग व्हील का ड्रेसिंग किया जाता है, और उसी के लिए ये ड्रेसर यूज किए जाते हैं। या फिर हमारे ग्राइंडिंग व्हील के जो दांते हैं वो ब्लंट हो चुके हैं, उनके जो अब्रेसिव पार्टिकल है वो ब्लंट हो चुके हैं और अपने स्थान को नहीं छोड़ रहे हैं जिससे कि अगला वाला अब्रेसिव पार्टिकल आ सके, तो अगर वो ब्लंट होने के बाद अपने स्थान नहीं छोड़ रहे हैं तब भी उस ग्राइंडिंग व्हील का ड्रेसिंग किया जाता है, और ड्रेसिंग करने के लिए ड्रेसर उपकरण यूज किए जाते हैं। तो यह जो डायमंड ड्रेसर है, ज्यादातर हम डायमंड वाला और स्टार व्हील ड्रेसर यूज करते हैं। डायमंड ड्रेसर कब यूज करते हैं, जब हाई ग्रेड वाले हमारे हो, हाई ग्रेड वाला जब ग्राइंडिंग व्हील हो, या फिर कह लीजिए जो उसके ग्रेन साइज हो, फाइन ग्रेन साइज हो, फाइन ग्रेन साइज हो, महीन कण हो अब्रेसिव पार्टिकल के, तब डायमंड ड्रेसर यूज करते हैं। स्टार व्हील ड्रेसर, तो यह वाला फिगर स्टार व्हील ड्रेसर का देख के देखिए आप पहचान जाएंगे, इसको देखिए, इसमें देखिए यहाँ स्टार जैसा बन रहा है ना, कैसा बन रहा है, स्टार जैसा बन रहा है इसकी आकृति, तो यह क्या हो गया हमारा स्टार व्हील ड्रेसर हो गया। इसका यूज करते हैं कोर्ज वाले ग्रेन साइज के लिए। ठीक है, चलिए दोनों चीजें क्लियर हुई होंगे, तो आज के लिए इतना ही, और हमेशा की तरह वही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।